हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि करंट क्या होता है और उसके फॉर्मूला के बारे में हमने डिस्कशन किया था और साथ ही साथ हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और व्हाट इज द नीड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हमने जाना था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यू कैन से नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट करेंगे। और साथ ही हमने देखा था कि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट मूव करता है। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ, राइट। ओके, ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है, डजंट मैटर आप जो भी एग्जाम दोगे और जिसमें फिजिक्स एज एन आपका सिलेबस होगा उसके अंदर ओम्स लॉ से क्वेश्चन 101% बनेंगे। आइए देखते हैं ओम्स लॉ को बड़े ही इजी लैंग्वेज के अंदर। ओके, ओम्स लॉ को सीखने के लिए हमें इस सर्किट डायग्राम के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो लेट मी डिस्क्राइब दैट सर्किट डायग्राम फर्स्ट। जैसा कि आप देख सकते हो इस सर्किट डायग्राम में मैंने एक बल्ब का यूज किया, ठीक है। एक्चुअली में ओम्स लॉ को समझाने के लिए मुझे सिर्फ एक कंडक्टर की रिक्वायरमेंट थी, बट ताकि आप चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओ तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक बल्ब का यूज किया है, क्योंकि बल्ब आप डेली लाइफ में यूज करते हो। बल्ब की जगह आप एक एलईडी को इमेजिन कर सकते हो, राइट। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कनेक्टिंग वायर्स का यूज किया है, these are what connecting wires, right। नीचे एक की का यूज किया है, की जस्ट फॉर द ऑन एंड द ऑफ, ताकि मैं सर्किट को ऑन कर सकूं एंड ऑफ कर सकूं, यानी सर्किट को कंडक्ट करवा सकूं, कंप्लीट कर सकूं और या फिर इसको ब्रेक कर सकूं। साथ में यहां पर एक वेरिएबल बैटरी का यूज किया गया है, दिस इज व्हाट वेरिएबल बैटरी, दिस इज वेरिएबल बैटरी, राइट। ओके, वेरिएबल बैटरी एक्चुअली होगी क्या? वेरिएबल बैटरी आप इस तरह से समझ सकते हो कि मैं अपने अकॉर्डिंग 0 वोल्ट से लेकर जितना चाहे उतना वोल्ट वहां से आउटपुट ले सकते, अंडरस्टूड। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आपको इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि मेरे पास एक बैटरी है, उसको मैंने एक रियोस्टेट के साथ कनेक्ट करा, राइट। रियोस्टेट क्या करता है? हमारे अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां से रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट या फिर वोल्टेज वहां पर हमें ऑप्टिमाइज। ओके, ठीक है। यहाँ पर मैंने दो सिंबल्स का यूज किया गया, एक तो आप देख सकते हो सर्कल के अंदर ए लिखा गया है, एक सर्कल के अंदर बी लिखा गया है। एक बार इन दोनों को समझते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। इनको समझने के लिए आप मुझे एक चीज बताइए, मान लेते हैं आपकी तबीयत खराब है, राइट। ओके, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप सबसे पहले अपना टेम्परेचर चेक करवाते हो। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले आपका टेम्परेचर चेक करेगा, राइट। आपने देखा है टेम्परेचर चेक करने के लिए वो एक थर्मामीटर का यूज करता है। सो हम कह सकते हैं थर्मामीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपके बॉडी टेम्परेचर के बारे में हमें बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, राइट। ओके, उसी तरह से मुझे अगर प्रेशर को मेजर करना है तो मुझे बैरोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। डिस्टेंस को मेजर करना है तो जैसे हमने क्लास 9th में देखा था कि मुझे एक ऑडोमीटर की रिक्वायरमेंट होगी। और सिमिलरली जैसे आप देखते हो डेली लाइफ में आप बाइक या स्कूटी या कार ड्राइव करते होगे, राइड करते होगे, तो आप देखते हो उसके आगे एक मीटर लगा होता है। मीटर के अंदर आप डिफरेंट स्पीड का पता लगाते हो कि आप उस मोमेंट पे कितनी स्पीड पे चल रहे हो, तो उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट आप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हो? विल से यस सर, श्योर। तो सिमिलरली हमने कल दो चीजें पढ़ी थी, फर्स्ट वन वाज द करंट, पहला था हमारे पास करंट जिसको हमने आई के साथ डिनोट किया था, जिसका फॉर्मूला आपको बताया गया था कि Q बाय T होता है, where Q इज द चार्ज एंड T इज द टाइम। जिसके अंदर हमने जाना था कि I की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर्स होती है, जिसको हम कैपिटल A के साथ डिनोट करते हैं, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड, where कूलम इज द SI यूनिट ऑफ द चार्ज एंड सेकेंड इज द SI यूनिट ऑफ, राइट। तो एम्पियर और कूलम पर सेकेंड हमने इसकी SI यूनिट पढ़ी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लेते हैं मुझे करंट को मेजर करना है, राइट, मुझे करंट को मेजर करना है, तो मैं किस इंस्ट्रूमेंट का यूज, तो आप सब मुझे कह सकते हो कि सर अगर मुझे करंट को मेजर करना है तो किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की तो रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बिना इंस्ट्रूमेंट के हम करंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आप देख सकते हो अगर मैं सर्कल के अंदर ए लिखता हूं तो वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है एक इंस्ट्रूमेंट का, जिसको हम कहते हैं एम मीटर। दिस इज नोन एज व्हाट, एम मीटर। इसको मैं वहां भी लिख देता हूं ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाओ। दिस इज व्हाट, एम मीटर। नाउ व्हाट इज दिस एम मीटर? एम मीटर क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम मीटर जो है वो कुछ कुछ साउंड करता है एम्पियर के तरह, अंडरस्टूड। आप अगर एम मीटर को पढ़ोगे तो उसकी जो स्पेलिंग है वो कुछ कुछ एम्पियर से रिजेंबल करती है। तो
एमीटर इज अ डिवाइस, दिस इज व्हाट अ डिवाइस, ये एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर द एम्पियर्स। एम्पियर्स आर व्हाट, एम्पियर क्या होते हैं हमारे पास, दिस इज अवर करंट। सो करंट को मेजर करने के लिए हमें जिस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज व्हाट, एमीटर, राइट। ओके, सिमिलरली कल हमने एक और टर्म पढ़ी, दैट वाज द वोल्टेज, दैट वाज वोल्टेज, और यू कैन से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैंने आपको बताया था वी के साथ डिनोट किया जाता है, दिस इज व्हाट वी, राइट। तो वी का हमने फॉर्मूला देखा था कल कि वर्क डन डिवाइडेड बाय, और इसकी एसआई यूनिट हमने देखी थी दैट वी की होती है वोल्ट, या फिर इसको हमने एक और तरह से लिखा था, वर्क डन की जूल होती है एंड चार्ज की कूलम होती है, ठीक है। तो हमने इन दो तरीकों से इसकी एसआई यूनिट के बारे में देखा। वोल्टेज या वोल्ट, इसको हम किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो जैसा कि आपके जो घर पे इलेक्ट्रिसिटी फिलहाल आ रही है, जो लाइट आपके घर पे आ रही है वो 220 वोल्ट की होती है, दिस इज व्हाट 220 प्लस माइनस 10%। एक्चुअली में आपके घर पर इतनी वोल्ट की लाइट आती है, ठीक है। ओके, अब ये 220 जो आप बोलते हो डेली लैंग्वेज में यूज करते हो, 220 वोल्ट का झटका लगेगा, ये वही वोल्टेज है। अब 220 को मेजर भी हमने किया होगा, तो उसको मेजर करने के लिए भी किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट रही होगी, किसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट रही होगी। तो वोल्टेज को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। सो दिस इज व्हाट अवर वोल्ट मीटर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, वोल्ट मतलब वोल्टेज को या फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस मीटर का यूज किया गया है उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। Understood? So A is what, ammeter, and V is what, our voltmeter. Understood? I hope ये दोनों चीजें आपकी अब क्लियर रही हो, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एमीटर क्या होता है और वोल्टमीटर क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने सीरीज में एक एमीटर को कनेक्ट किया हुआ है और बल्ब के पैरेलल में एक वोल्टमीटर को कनेक्ट किया हुआ है। डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि ये सीरीज और पैरेलल का मतलब ही क्या होता है। अंडरस्टूड? आज हम सिर्फ देखेंगे कि ये सर्किट हमें क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ओके, तो आई गेस डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंपोनेंट क्या है और किस लिए यूज किया जाने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो मान लेते हैं जैसे ही इस की को मैं ऑन करूंगा, जैसे ही इस की को मैंने ऑन किया, की ऑन करने का मतलब जैसा कि आप देख सकते हो सारा सर्किट क्लोज हो जाएगा, और सर्किट जैसे ही क्लोज होगा उसके अंदर से करंट फ्लो करना स्टार्ट। मान लेते हैं स्टार्टिंग में जो बैटरी थी उसका पोटेंशियल कितना था, 0 वोल्ट। बैटरी का पोटेंशियल 0 वोल्ट का मतलब है बैटरी जो है या जो सेल हमने वहां लगा रखा है वो सेल डिस है, मतलब उसके अंदर कोई चार्ज ही बाकी नहीं है। अगर चार्ज ही बाकी नहीं है, जो ये जो चार्ज वर्ड है वो मैं आपकी और मेरी कॉमन लैंग्वेज से यूज कर रहा हूँ। हम क्या कहते हैं, मान लेते सेल डिस हो रखा है, मतलब चार्ज नहीं है, सेल काम नहीं कर रहा, तो उसका मतलब क्या, उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0 वोल्ट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि वहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लेते हैं आपकी बैटरी खत्म हो रखी है, सेल खत्म हो रखा है, तो वहां से अगर मैं कनेक्ट करूंगा किसी बल्ब को तो उस केस के अंदर बल्ब आपका ग्लो बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या ये कहना बिल्कुल सही रहेगा? अगर बैटरी खत्म हो रखी है या फिर सेल खत्म हो रखा है तो उस केस में बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। अगर बल्ब ग्लो नहीं किया दैट मीन्स उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा उसका मतलब क्या है, जो एमीटर है वो रीडिंग कितनी देगा, हमें 0 ला के देगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई हो। रिपीट कर रहा हूं, अगर बैटरी ने कोई पोटेंशियल दिया ही नहीं, मतलब उसकी पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, मतलब दोनों जो लेवल कल आपको बताए थे वो दोनों लेवल एक ही लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। अगर सेम लेवल पे है तो डिफरेंस नहीं है एनर्जी का डिफरेंस नहीं है तो चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। अगर चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे तो करंट नहीं आएगा तो एमीटर कितनी रीडिंग देगा, 0। और एमीटर 0 रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर वो भी कितनी रीडिंग देगा, 0 रीडिंग देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस बैटरी की जगह एक सेल लगाया, क्या, जस्ट वन सेल। ये सेल कौन सा है, आप ये समझ सकते हो, आपके घर के अंदर जो आप रिमोट्स के अंदर यूज करते हो, ड्यूरा सेल यूज करते हो या फिर एवररेडी की जो सेल यूज करते हो, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सेल लगा दी। अगर आपने कभी सेल ध्यान से देखा हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 1.5 वोल्ट। क्या लिखा हुआ होता है, 1.5 वोल्ट, मतलब कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट। तो इस केस में मैंने क्या किया, एक सेल लगाया 1.5 वोल्ट का, मतलब कि अगर मैंने यहाँ पर सेल लगाया है 1.5 वोल्ट का तो वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग देगा, वो मुझे रीडिंग लाके देगा कितनी, 1.5। अंडरस्टूड? आई होप ये चीज आपको क्लियर रही। तो मान लेते हैं
अगर 1.5 वोल्ट बैटरी अगर यहाँ लगाई गई है, सेल लगाया गया है इस सर्किट के अंदर, तो मैं कह सकता हूं कि जो बल्ब है वो ग्लो किया, वो बल्ब ग्लो किया होगा, ये हम कह सकते हैं। अंडरस्टूड? आई होप ये चीज आपको क्लियर है, राइट? तो मान लेते हैं, जैसे एक रैंडम एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जो एमीटर है उसने आपको रीडिंग ला के दी 1.5 एम्पियर, जस्ट एन रैंडम रीडिंग, बिल्कुल रैंडम रीडिंग है ये, ठीक है? तो फर्स्ट केस में क्या किया, 0 वोल्ट पोटेंशियल था तो 0 एम्पियर करंट वहां गया। सेकंड केस में 1.5 वोल्ट मैंने पोटेंशियल यहां अप्लाई किया तो करंट कितना आया, 1.5। ओके, नेक्स्ट मान लेते हैं मैंने 2 सेल लिए, अगर 2 सेल मैं लगाऊंगा तो आई गेस 1.5 प्लस 1.5 हुआ होगा, दोनों मिला के कितना वोल्ट मिलेगा मुझे, 3 वोल्ट पोटेंशियल ऑब्टेन होगा, राइट? थर्ड केस में क्या किया, 3 वोल्ट मैंने अप्लाई करे। तो अब मुझे बच्चा बच्चा ये बता सकता है कि अगर मैं यहाँ 3 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट से बड़ी बैटरी का यूज करूंगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का अगर मैं यूज करूंगा तो जो बल्ब की जो लाइट होगी, जो ग्लो होगा वो बढ़ जाएगा। क्या ये कहना सही रहेगा कि अगर मान लेते हैं जब बैटरी 1.5 वोल्ट की थी या सेल 1.5 वोल्ट का था तो यहाँ पर बल्ब कुछ ग्लो कर रहा, राइट? अगर मैं वो पोटेंशियल को बढ़ा दूं 3 वोल्ट यानी 2 सेल को मैं कनेक्ट कर दूं तो ये जो बल्ब है वो और ज्यादा लाइट देनी स्टार्ट करेगा। तो मान लेते हैं उस टाइम पे जो करंट था एम मीटर, उसने रीडिंग दिखाई 3 एम। रिपीटिंग अगेन, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रैंडम रीडिंग्स ले रहा हूँ, राइट? एम्पियर्स की या करंट की जो रीडिंग्स है वो रैंडम है। ओके ओके, अब इसको एक और तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं बल्ब की जगह मैं यहाँ पे एक मोटर लगा दूं, मोटर जो आप रिमोट कंट्रोल कार्स के अंदर देखते हो, अगर मैं सिंगल सेल उसका कनेक्ट करूंगा तो मोटर आराम से चलेगी, 2 सेल लगाऊंगा तो मोटर की स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी, 3 सेल लगाऊंगा तो मोटर की स्पीड और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो मान लेते हैं नेक्स्ट केस में मैंने यहाँ पर 3 सेल्स यूज करे तो 3 सेल्स कितने होंगे, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5, दैट मीन्स 4.5 वोल्ट। कितना आएगा, 4.5 वोल्ट। तो अगेन मान लेते हैं करंट आया 4.5 वोल्ट, ठीक है? तो इस तरह से कर करके हम रीडिंग्स को आगे देख सकते हैं। ये एक्चुअली आपका एक एक्सपेरिमेंट होता है जो क्लास 10th में हम फिजिक्स लैब में ले जाके आपको करवा के दिखाते हैं, ठीक है? वहां पर एक सर्किट बनाया जाएगा और इसी तरह से वेरिएबल बैटरी का यूज किया जाएगा। वहां पर हम यूज करते हैं बैटरी एलिमिनेटर, राइट? और वोल्ट मीटर की रीडिंग देखते हैं और एम मीटर की रीडिंग देखते हैं। तो आपके पास कुछ इस तरह से टेबल ऑप्टेन होती है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, राइट? ओके, अब समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है। अभी तक तो जो मैंने आपको करवाया है वो सिर्फ ये बताया कि इस सर्किट के अंदर क्या हो रहा है। अब इस सभी चीजों का एक कंक्लूजन निकालते हैं और उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में याद करेंगे ताकि हमें ओम्स लॉ के लिए एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाए, राइट? तो मैं बोर्ड का इस सेक्शन को रब करता हूं और आपको समझाता हूं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा हो रही है, राइट? क्या, जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा हो रही है वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया, रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, अगर मैंने पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया तो साथ ही साथ करंट भी इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? सो उन दोनों को कंबाइन करके मैं लिख सकता हूं कि करंट किसके अंदर, इस सर्किट के अंदर। और ये चीज हम सभी को पता है कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव के अंदर कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ये हम सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट? ओके, तो क्या मैं लिख सकता हूं जो करंट है इस सर्किट के अंदर वो प्रोपोर्शनल है, दिस इज अ साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्यों यूज किया जाता है, ये इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम दिखा सके अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज भी उसके साथ में इंक्रीज होगी, राइट? तो यहां हम लिखेंगे I is directly proportional to V. What? Current in the circuit is directly proportional to the terminal potential difference, right? Okay, so this is nothing but your Ohm's law. This is nothing but your Ohm's law. बस हमें इसमें एक लाइन और ऐड करनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि Ohm's law क्या होता है तो आप वहां पर लिखोगे क्या, at constant temperature, at constant temperature current in the circuit or current through any wire या conducting wire is directly proportional to potential difference applied across it. अंडरस्टूड? अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप या तो ये वाला डायग्राम बना सकते हो या फिर इसको आप सिंपल सा इस तरह से बना के दिखा सकते हो that this is A point, this is B point, where AB is a conductor, right? नीचे आप लगाओगे एक वेरिएबल बैटरी कुछ इस तरह से,
तो आप सिर्फ इतना सर्किट भी बना सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप ये डायग्राम बना के आइए ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में प्रॉपर नॉलेज है और आपको सर्किट डायग्राम प्रॉपरली बनाना आता है। ठीक है, तो हम उस चीज में इस चीज को अवॉइड करेंगे। गॉट इट? हाँ, अगर कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा तो आप सिंपल सा ये डायग्राम बना सकते हो जहां पर आप करंट को कुछ इस तरह से फ्लो करता हुआ दिखाओगे और बैटरी के नीचे पोटेंशियल भी दिखाओगे। राइट? तो ओम्स लॉ क्या कहता है, एक बार रिपीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, राइट, और साथ ही साथ यहाँ पर हम मैकेनिकल स्ट्रेन इसको भी कांस्टेंट रखते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेन क्या होता है वो हम इलेबोरेटेड वे में क्लास 11th में पढ़ने वाले हैं। राइट? फिलहाल के लिए आप इसको ऐसा देख सकते हो, जो आपका कंडक्टर है उसको स्ट्रेच करने से लेंथ और एरिया के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर मैं इसको खींच दूं तो वो इलोंगेट नहीं होना चाहिए, उसकी जो साइज है, डायमेंशंस है, वो सारी चीज कांस्टेंट रहनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेन, current through any conductor is directly proportional to potential difference applied across it. I hope ये डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी। ठीक है, एक ओम्स लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे क्लास 12 के बाद भी इलेबरेट करते हुए कंफ्यूज होते हैं। बट ओम्स लॉ अगर आपने इस लेक्चर के थ्रू सीखा है तो आई कैन गारंटी इट कि आप लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अरे होता ही क्या है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ क्या कहना है आपको? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं और मैकेनिकल स्ट्रेन को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो आई किसके प्रोपोर्शनल है? राइट? जैसे कि आप सभी को पता है, इस प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाया जाएगा तो वहां पर एक कांस्टेंट लगाया जाता है। तो इस केस में हम लिखते हैं B इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर। B इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर, वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस वर्ड कुछ रेजिस्ट वर्ड से बना हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो रेजिस्टेंस वर्ड बना है रेजिस्ट से। रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, ये हम सभी ने पता है, पढ़ा है, इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं रेजिस्ट मतलब अपोज करना। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है, ओके, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। मान लेते हैं आपके सामने तीन तरह के वायर्स रखे हुए हैं। कौन से? एक तो सिल्वर का वायर है, एक आपके पास कॉपर का है और एक आयरन। राइट? ओके, मेरे पास तीन वायर्स हैं और तीनों की जो डायमेंशंस हैं, रिपीटिंग अगेन, जो डायमेंशंस हैं वो मैं सेम ले रहा हूं। यहां से मैं आपको दो टर्म्स समझाऊंगा, एक तो रेजिस्टेंस क्या होता है और एक और इससे मिलती जुलती चीज होती है, उसको समझाऊंगा। राइट? ओके, तो तीन वायर्स हैं, एक तो सिल्वर का है, एक कॉपर का और एक आयरन का। डायमेंशन सेम का मतलब इसकी लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब कुछ सेम है। राइट? मैं आपके सामने ऑप्शन रख रहा हूं कि आपको घर के अंदर इन तीनों में से किसी एक वायर की वायरिंग करवानी है, तो आप क्या चीज यूज करें? राइट? ओके, फिलहाल के लिए भूल जाना कि जो सिल्वर है वो काफी महंगी है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको भूल जाना। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि फिलहाल सिल्वर, कॉपर और आयरन में से आप किस मेटल का यूज करोगे अपने घर पर वायर्स बनाने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस करवाने के लिए? तो आप में से मोस्टली मुझे आंसर करेंगे कि सर या तो हम सिल्वर का यूज करेंगे या फिर कॉपर का यूज करेंगे। राइट? ओके, बहुत रेयर ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा कि हम आयरन का यूज करेंगे। तो ये एक्चुअली होता क्या है? हम क्यों बोलते हैं हम अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते और कॉपर का यूज क्यों करते हैं? तो उसका एक सिंपल सा, एक सीधा साधा आंसर है, जो सिल्वर होता है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। राइट? एक्सपेंसिव होने की वजह से हम सिल्वर का यूज नहीं करते। तो जो कॉपर है, कॉपर एक ऐसा मेटल आप कह सकते हो, एक ऐसा एलिमेंट आप कह सकते हो जो थोड़ा सस्ता भी मिलता है और इसको हम यू कैन से कि जो कंडक्टिविटी होती है वो काफी अच्छी होती है। उसको हम आगे लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कॉपर का हम ज्यादातर यूज करते हैं। राइट? ओके, तो इन तीनों में ऐसा क्या है कि हम इन दोनों के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं? मतलब कि जो सिल्वर होता है वो करंट को अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा इजीली पास होने देता है। राइट? क्या कहा मैंने? कॉपर, सिल्वर और आयरन में से सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जो करंट को बड़े ही इजीली अपने अंदर से पास होने देता है। राइट? अगर इजीली पास होने दे रहा है तो क्या मैं कह सकता हूं अपोजिशन बहुत कम होगी, बहुत कम उसको अपोज कर रहा होगा। तो वो जो अपोज वर्ड हम बोलते हैं दैट इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस, वो आपका रेजिस्टेंस। आई होप ये चीज आपको क्लियर रही हो। ठीक है, दोबारा करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना, रेजिस्ट करना का मतलब अपोज करना। तो मतलब कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल फ्लो ऑफ करंट को कितना अपोज कर रहा है उसको हम उसका रेजिस्टेंस बोलते हैं। राइट? उसको हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। यहीं से आपके पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है रेजिस्टेंस का, वो आपको याद करना ही करना है, दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू
रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रो एल बाय ए। फिर एल इज द लेंथ, एल आपके पास लेंथ है, ए आपके पास एरिया, एंड रो, दिस इज रो इज व्हाट योर रेजिस्टिविटी। क्या होता है वो? रेजिस्टिविटी। ओके, तो आई होप रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? रेजिस्टेंस को रिपीट करते हैं। रेजिस्टेंस वर्ड बना है रेजिस्ट से। रेजिस्ट का मतलब अपोज करना, अपोज करने का मतलब है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कितना अपोजिशन मिल रहा है। तो एक मटेरियल कितना अपोज करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर से, उसको हम उसका रेजिस्टेंस कहते हैं। और जनरली इसको मेजर किया जाता है ओम के अंदर। किसके अंदर? ओम्स के अंदर। ओम का सिंबल होता है ओमेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो उसको आप याद करोगे। ओम का सिंबल भी आपको याद होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी याद होना चाहिए, और रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती है वो भी याद होना चाहिए। रेजिस्टिविटी क्या होती है? ओके, अभी इसी एग्जांपल पे दोबारा आते हैं, ठीक है? अब मैंने कहा था बेटा कि डायमेंशन सेम है, डायमेंशन तीनों के सेम है। मतलब कि मान लेते हैं इतना ही मेरे पास दो मार्कर्स मैं ले रहा हूं, मान लेते दोनों मार्कर्स बिल्कुल आइडेंटिकल है। ब्लू वाला आपके पास यू कैन से कॉपर का है और ब्लैक वाला आपके पास आयरन का है। इसकी लेंथ सेम है, एरिया सेम है, सब कुछ इनका बिल्कुल आइडेंटिकल है, ठीक है? स्टिल आप ये देखोगे कि जो सिल्वर है वो बड़े ही इजी तरीके से अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा देता है, मतलब करंट को पास होने देता है, बट आयरन नहीं करता। मैंने क्या कहा? लेंथ सेम है, एरिया सेम है, सब कुछ सेम है, बट स्टिल जो सिल्वर है वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाता है अपने अंदर से, बट आयरन उतना अच्छे से नहीं करवा पाता। तो वो क्यों होता है? वो उसकी रेजिस्टिविटी की वजह से होता है। तो याद रखना, रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल के ऊपर। इसको आप 3 स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, राइट? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, राइट? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर, ठीक है? तो रेजिस्टिविटी को फिलहाल के लिए हम इतना ही स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट, लेंथ। लेंथ का क्या मतलब है? मान लेते हैं मेरे पास दो वायर्स हैं, इस बार ये दोनों कॉपर की हैं, इस बार ये दोनों वायर्स कॉपर की हैं। एक वायर थोड़ी सी बड़ी है और दूसरी छोटी है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। आप देख भी सकते हो लेंथ का इनमें अंतर है, ठीक है? ओके, तो हमारी थ्योरी क्या कहती है? आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ऑपोजिशन मिलेगा, राइट? जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा ऑपोजिशन। और आप देख सकते हो जो एरिया है वो डिवाइड के अंदर है, उसका मतलब क्या होता है? जितना ज्यादा एरिया होगा उतना इजीली अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, और जितने इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे दैट मींस उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम। हमें सिर्फ ये देखना है जो चीज न्यूमरेटर में होगी वो बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। उसको हम एक लाइन में समराइज कर सकते हैं, इफ लेंथ इंक्रीजेस दैट मींस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, लेंथ डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एंड एरिया डिक्रीजेस दैट मींस रेजिस्टेंस विल। इन चारों को आप एक बार देख सकते हैं। अगर मैं लेंथ को ज्यादा करूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ को कम करूंगा रेजिस्टेंस घट जाएगा, एरिया को ज्यादा करूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, एरिया को कम करूंगा तो रेजिस्टेंस। तो दैट वाज ऑल अबाउट योर दिस रेजिस्टेंस। इसके ऊपर आपके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर कवर करने वाले हैं, जहां पर हम रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल के अंदर देखेंगे, साथ ही साथ आपके मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे कि लेंथ अगर डबल कर देते हैं तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है, एरिया को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा। उस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल करेंगे। आज हमारा फोकस है सिर्फ और सिर्फ ओम्स लॉ को अच्छे से समझने में, ठीक है? तो ये जो चीज आपके पास लिखी है मैंने वो आपको अच्छे से अब आनी चाहिए। अंडरस्टूड? अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और उसको दोबारा अच्छे से देखिए, राइट? ओके, इन द लास्ट टर्म अब हम आगे हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज अ ग्राफ। दिस इज व्हाट? IV ग्राफ। IV ग्राफ, IV ग्राफ क्या दिखाता है एक्चुअली उसको देखते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको रब कर देता हूं ताकि ग्राफ आप इजीली और अच्छे से समझ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफ एक्चुअली कैसे बनाते हैं, क्यों आता है। आपने बुक्स के अंदर इसको अभी तक पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा, तो आप देखते हैं वहां स्ट्रेट लाइन होती है, वो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली क्या डिपिक्ट करती है उसके बारे में आज हम इस ग्राफ में देखने वाले हैं। तो जैसे कि हमने देखा था कि यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ठीक है? 4 पॉइंट्स लिए हैं, 4 डिफरेंट वैल्यूज थी पोटेंशियल की, 4 डिफरेंट वैल्यू निकली है किसके लिए? करंट के लिए, राइट? ओके, अगर ये चीजें
मुझे प्लॉट करनी हो इस ग्राफ के ऊपर, तो हम कैसे करेंगे? अगर वहां पर हम ध्यान से देखें तो मैं 4 कोऑर्डिनेट्स बना सकता हूं। तो देख सकते हो कि एक्स एक्सिस में मैंने वोल्टेज ली है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस लिया है इन शॉर्ट, जिसको हम वोल्ट के अंदर मेजर कर रहे हैं। और वाई एक्सिस के अंदर मैंने लिया है करंट, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है और जिसको हम एम्पियर्स के अंदर मेजर करते हैं, राइट। ओके, अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाना चाहूं तो पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा 0 0 का, 0,0 पोटेंशियल एक्स कोऑर्डिनेट, करंट वाई कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा 1.5, 1.5 का। थर्ड कोऑर्डिनेट मेरे पास होगा 3,3 का। फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा मेरे पास 4.5, 4.5। एक बार इन चारों पॉइंट्स को यहाँ पर अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो क्या होगा? पहला आपका पॉइंट बनेगा ओरिजिन के ऊपर, दिस वन। सेकंड है 1.5, 1.5 यहाँ पर कहीं होगा, और इसके बीच में अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो कुछ इस पॉइंट पे यहाँ बनेगा, राइट। थर्ड पॉइंट 3 and 3, तो 3 ये वाली लाइन और नीचे से 3 ये वाली लाइन, इसको मिलाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज 4.5, तो 4.5 यहाँ कहीं जा रहा है और नीचे वाले से यहाँ कहीं आ रहा है, तो इसको मिलाएंगे। अगर मैं इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मुझे एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होगी। जैसे कि नेक्स्ट आपके पास 6 के ऊपर आएगा तो 6 वाला यहाँ जाएगा और नीचे से यहाँ, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ प्लॉट करना चाहूं तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है, बट स्ट्रेट लाइन जो पास होती है कहां से? ओरिजिन से, राइट। ओके, जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करे वो यहाँ से एक और चीज याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालता हूँ, क्या स्लोप? अब ये स्लोप क्या होता है, राइट। स्लोप के बारे में अगर देखें तो स्लोप एक्चुअली है आपके पास dy/dx, या फिर इसको फिलहाल के लिए आप याद रख सकते हो कि y/x होता है हमारे पास स्लोप। व्हाट इज स्लोप? y डिवाइडेड बाय x। y कोऑर्डिनेट में क्या है, डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट में क्या है। तो y/x अगर मैं निकालता हूं यहां से तो मुझे मिलेगा i डिवाइडेड बाय v। दैट मींस ऊपर मेरे पास i है, नीचे मेरे पास v है, तो ये i/v एक्चुअली होता क्या है, क्या वैल्यू मुझे i/v देता है, एक बार उसको देखते हैं। तो एक बार अगर मैं ओम्स लॉ देखूं दैट v इज इक्वल टू i टाइम्स ऑफ r, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं v को नीचे ले जाऊं और r को इस साइड में ले आऊं, इस v को i के नीचे और r को, क्या बनेगा? You will get i/v is equal to 1/r। तो स्लोप मुझे क्या मिलेगा? 1/r मिलेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो जो स्लोप होता है IV ग्राफ का वो मुझे रेसिप्रोकल देता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं वो हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। तो हमें आज के लिए सिर्फ इतना याद रखना था कि ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ आपको याद आना चाहिए। मेक श्योर अगर हमारे पास ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है तब ही हम कहेंगे कि ओम्स लॉ वहां पर फॉलो किया जा रहा है। अगर ग्राफ में कहीं पर भी कुछ भी डिफॉर्मेशंस आती हैं, कहीं भी कर्व आता है थोड़ा सा भी, तो वहां पर हम कहेंगे कि ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा। तो मतलब कि आपके पास नॉन ओमिक डिवाइसेस वहां पर है। नॉन ओमिक डिवाइसेस का मतलब कोई कंडक्टर नहीं है, या फिर हम कहेंगे वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं था, या फिर हम कहेंगे वहां पर मैकेनिकल स्ट्रेन कांस्टेंट नहीं। गॉट इट? आई होप ये चीज क्लियर होगी। ओके, एक बार इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा डेप्थ में जाके, दैट रेजिस्टेंस का एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास ml डिवाइडेड बाय ne² tau टाइम्स ऑफ a। दिस इज एक्चुअल फॉर्मूला फॉर योर रेजिस्टेंस, राइट। अगर आपको याद हो तो मैंने लिखा था r इज इक्वल टू रो l बाई a। अगर आप दोनों को मिलाओगे तो यहाँ पर m डिवाइडेड बाय ne² tau वो वैल्यू होती है आपके पास इस रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो वहां पर ये जो n लिखा है मैंने और ये जो टाउ लिखा है, ये दोनों टर्म्स चेंज होने लग जाती है, तो बढ़ने लगती है या फिर घटने लगती है। तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारे पास चेंज होने लगती है, ठीक है। वो एक्चुअली में क्लास 12 का टॉपिक है कि जो कंडक्टर्स होते हैं अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सेम हमारे लिए इंसुलेटर के लिए होता है। तो वो क्यों होता है उसको हम इलेबोरेटेड वे में क्लास 12 के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आज हमने ओम्स लॉ के बारे में देखा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा एंड एक डायग्राम्स के थ्रू इजीली समझा कि ओम्स लॉ हमें क्या कहना चाहता है और एक स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब होता है इस ओम्स लॉ के अंदर, वो हमने आज की वीडियो में जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सभी इस वीडियो के थ्रू अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।